नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक अखिलेश यादव का पीडीए और सीएम योगी का एनडीए दोनों को ही लग रहा था कि 2027 की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में सिमट कर रह जाएगी। लेकिन अचानक लखनऊ के बंद कमरों में दो बड़े नेता मिलते हैं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। इन दोनों के मिलते ही सपा और बीजेपी दोनों के ही वॉर रूम में हलचल पैदा हो गई, क्योंकि सुगबुगाहट है यूपी में एक तीसरे मोर्चे की, एक ऐसे तीसरे मोर्चे की जिसका रिमोट कंट्रोल सीधे तौर पर उन नेताओं के हाथ में होगा जो अपने अपने वोट बैंक के किंग बनना चाहते हैं, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में। माना जा रहा है कि यूपी में दलित, मुस्लिम और कोयरी वोट बैंक की ये नई तिकड़ी 2027 के महासंग्राम में एक साथ उतरने जा रही है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये सरकार बनाएंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि ये खेल किसका बिगाड़ेंगे। क्या अखिलेश यादव के छिटकते वोट बैंक का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, या फिर से ये तिकड़ी कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड साबित होने वाली है जो दोनों ही खेमों को चुनाव तक चैन की नींद नहीं सोने देगी। दोस्तों, इस पूरे तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तब और तेज हो गई जब यूपी की राजधानी लखनऊ में ये दो बड़े चेहरे 1 घंटे तक बंद कमरे में मिले। एक तरफ थे कभी बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले, फिर बीजेपी और सपा के सत्ता के गलियारों का सफर तय कर चुके कद्दावर ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, और उनके ठीक सामने बैठे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद। ये कोई सामान्य शिष्टाचार भेंट नहीं थी, ये 2027 की बिसात पर मोहरे बिछाने की शुरुआती रूपरेखा थी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अलग होने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई और 9 छोटे दलों को जोड़कर लोक मोर्चा नाम का एक थर्ड फ्रंट खड़ा किया। लेकिन मौर्य भली भांति जानते हैं कि बिना किसी पॉलिटिकल मास लीडर के ये मोर्चा सिर्फ कागजों और बयानों तक ही सीमित रहेगा, इसलिए उन्होंने सीधा दाव खेला। चर्चा जोरों पर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को इसी तीसरे मोर्चे के छाते के नीचे लाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजकल 2027 के लिए उम्मीदवारों के बाकायदा इंटरव्यू ले रहे हैं, अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं, और इसी बीच मौर्य का उनसे मिलना साफ संकेत दे रहा है कि सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तिकड़ी क्या कमाल कर सकती है। इसका सीधा जवाब छिपा है इनकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री और जातियों के गणित में। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये वही पुराना और अचूक फॉर्मूला है जिस पर कभी मायावती राज करती थी, जिस पर आज अखिलेश यादव अपना पीडीए लेकर चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना जीतकर ये साबित तो कर ही दिया है कि युवा दलित वोटर अब मायावती के विकल्प के रूप में उन्हें बहुत गंभीरता से देख रहा है। इनके साथ आने से मोर्चे को दलित वोट बैंक का एक बहुत बड़ा और ठोस हिस्सा मिल सकता है। वहीं बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो यूपी में ओवैसी 2017 और 2022 में कोई खास कमाल नहीं कर पाए, उनका वोट शेयर भी आधा प्रतिशत नहीं रहा। लेकिन अगर ओवैसी को चंद्रशेखर जैसा कोई आक्रामक दलित चेहरा साथ मिल जाए, जय भीम का नारा सिर्फ पोस्टरों तक नहीं रहेगा बल्कि जमीन पर उतर सकता है। ये गठजोड़ मुस्लिम वोटरों को सपा के अलावा एक नया और मजबूत विकल्प देगा, और इस समीकरण में सबसे अहम कड़ी है स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज के वो दो कद्दावर नेता माने जाते हैं जिनका यूपी में एक साइलेंट है लेकिन बेहद निर्णायक वोट बैंक है, यानी दलित प्लस मुस्लिम प्लस अति पिछड़ा। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह सेट हो गया तो ये किसी भी स्थापित और बड़ी पार्टी की नींव हिलाने का मादा रखते हैं। पर सवाल है, वैचारिक तौर पर अलग दिखने वाले ये तीनों नेता साथ क्यों नहीं आना चाहते? क्या ये इनकी मर्जी या कोई बड़ी मजबूरी है? सच कहूँ तो ये इनकी सियासी सर्वाइवल की सबसे बड़ी मजबूरी है, यानी अस्तित्व बचाए रखने की जद्दोजहद। याद कीजिए, चंद्रशेखर आजाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि अखिलेश ने उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब नगीना से शानदार जीत दर्ज कराने के बाद चंद्रशेखर के हौसले बुलंद हैं और वो साफ कह चुके हैं कि वो 2027 में किसी बड़े दल के पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। वो खुद को एक किंगमेकर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल देखिए।
रामचरितमानस विवाद के बाद सपा में उनकी फजीहत हुई, उन्हें किनारा किया गया और अंततः इस्तीफा देना पड़ा। अब ना तो वो एनडीए में वापस जा सकते हैं और ना ही इंडिया ब्लॉक में। उनके लिए अगर कोई जगह बची है तो वो है ओवैसी। ओवैसी को यूपी की सियासत में खुद को स्थापित करने के लिए एक मजबूत गठबंधन की तलाश कई सालों से है। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि तर्ज पर अगर मुख्य धारा की पार्टियां इन्हें स्पेस नहीं देंगी तो ये अपना स्पेस खुद छीन कर बनाएंगे। यही वजह है कि इस तीसरे मोर्चे का बनना एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत की तरफ बढ़ता हुआ ठोस कदम लग रहा है। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जिसका इंतजार आप लगातार कर रहे हैं। इस तीसरे मोर्चे के बनने से असल में फायदा किसको होगा और किसे सबसे ज्यादा नुकसान? इसे एक लाइन में समझिए, अगर ये मोर्चा मजबूती से चुनाव लड़ा तो सबसे बड़ा डेंट सीधे सीधे अखिलेश यादव के पीडीए को लगेगा और इसका फायदा लगभग भारतीय जनता पार्टी को होगा। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। यूपी का चुनाव इस वक्त पूरी तरह से दो ध्रुवीय हो चुका है। जो वोटर बीजेपी से खुश है वो एकमुश्त एनडीए को वोट दे रहा है, जो बीजेपी से नाराज हैं वो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी एकजुटता ने बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका दिया था क्योंकि दलित और मुस्लिम बिना बटे अखिलेश के साथ गया था। लेकिन जरा सोचिए, अगर स्वामी, चंद्रशेखर और ओवैसी की तिकड़ी हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो वोट किसका काटेगी? क्या वो सवर्णों का वोट काटेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो बीजेपी के कोर वोटर को तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। ये मोर्चा सीधी सेंधमारी करेगा मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी के जरिए, दलित वोट बैंक में चंद्रशेखर के जरिए और नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक में स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए। यानी ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव के ही वोट बैंक पर कैंची चलाएंगे। जब सत्ता विरोधी वोट दो हिस्सों में बंट जाएगा तो इसका सीधा और स्पष्ट फायदा बीजेपी को होगा। यही कारण है कि सियासी गलियारों में एक थ्योरी ये भी खूब चलती है कि ऐसे थर्ड फ्रंट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे से संजीवनी बूटी का काम करते हैं। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी की जनता इस तीसरे मोर्चे को गंभीरता से लेगी? क्या ये वाकई कोई ट्रम्प कार्ड साबित होंगे या पिछले चुनावों की तरह सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? देखिए, यूपी का वोटर अब बहुत मैच्योर हो चुका है। इतिहास गवाह है कि जब चुनाव आर पार का होता है तो यूपी की जनता तीसरे विकल्प को सिरे से निकाल देती है। 2022 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, ओवैसी भी लड़े थे, चंद्रशेखर भी मैदान में थे, लेकिन क्या हुआ? जनता ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें चुना जो बीजेपी को सीधे टक्कर दे सकते थे। लेकिन 2027 के हालात थोड़े अलग हो सकते हैं। मायावती का ग्राफ जिस तेजी से नीचे गिर रहा है उससे यूपी के राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो चुका है। दलित वोटर अब एक मजबूत और आक्रामक नेता की तलाश में है। अगर चंद्रशेखर आजाद इस वैक्यूम को भरने में कामयाब हो जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कोयरी कुशवाहा समाज को ये भरोसा दिला पाते हैं कि उनके सम्मान और हकों की लड़ाई सिर्फ ये मोर्चा लड़ सकता है, तो यकीनन ये एक बड़ा गेम कर सकते हैं। ये तिकड़ी शायद सरकार ना बना पाए, लेकिन ये कम से कम 50 से 70 सीटों पर हार जीत का अंतर तय करने की ताकत जरूर रखेगी। और यूपी जैसे राज्य में जहां कई बार हार जीत सिर्फ 2500, 2000 या 5000 के वोटों के मामूली अंतर से होती है, वहां ये तिकड़ी अखिलेश यादव के सपनों पर पानी फेरने के लिए काफी है। तो दोस्तों, जून 2026 में ही मिशन 2027 की बिसात पर मोहरे पूरी तरह से सजने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर और ओवैसी अगर ये तीनों सच में एक साथ जमीन पर उतरे तो अखिलेश यादव को अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।